जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज राहुल और इस लेक्चर के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट थर्ड की बात करेंगे। पार्ट वन पार्ट टू देख लिए थे हमने। यस सर, हमने देख लिए थे। पार्ट वन के अंदर हमने क्या देखा था? इंडिया की फिजियोग्राफी देखी थी और रिवर सिस्टम देखा था। पार्ट टू के अंदर हमने क्या देखा था? पार्ट टू के अंदर हमने वेजिटेशन देखा, नेशनल पार्क देखे और सोइल्स देखी। बट सोइल्स इंडिया की सारी हमने नहीं पढ़ी थी। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था सोइल का। इस लेक्चर के अंदर हम सोइल को ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, वहां से स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे सोइल का कंजर्वेशन क्या होता है, सोइल इरोजन क्या होता है, सोइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है, इसके कारण क्या क्या है और इससे हो क्या जाता है, सोइल इरोजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। इन सारी चीजों को यहां देखेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर एग्रीकल्चर की। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर बेटा इंडियन ज्योग्राफी का आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो चीजें हम आज कवर करने वाले हैं बेटा, पहली है सोइल्स ऑफ इंडिया। सारी सोइल आएगी इसमें, टोटल 8। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर को हम दोनों तरीके से देखेंगे। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर के सेलिएंट फीचर्स देखेंगे और एग्रीकल्चर के सेलिएंट फीचर्स देखने के बाद एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कौन कौन सी क्रॉप इंडिया के अंदर लगाई जाती है, कौन कौन से सीजन्स होते हैं इंडिया के अंदर, इन सारी चीजों की बात करेंगे हम यहां पर। और फिर बाद में देखेंगे मिनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ICAR ने इंडिया में इतनी सोइल्स बताई है। एलुवियल सोइल, रेड सोइल, ब्लैक जिसको रेगर भी बोलते हैं या फिर ट्रॉपिकल चर्नोजेम नाम से भी जानी जाती है, ट्रॉपिकल चर्नोजेम नाम से भी जानी जाती। लेटेराइट सोइल जिसको ब्रिक सोइल भी बोलते हैं, वो जो उस एरिया के अंदर मिलती जहां पर हाई अमाउंट में टेम्परेचर और हेवी डाउनपोर हो, मतलब बहुत ज्यादा तापमान हो साथ साथ बहुत ज्यादा बारिश। जैसे ईंट होती है ना, पहले उसमें बहुत ज्यादा पानी मिलाना पड़ता है मिट्टी में, फिर उसको लंबे वक्त तक काई के अंदर रखना पड़ता, हमको आग जला के रखना पड़ता, तो वो होती है लेटेराइट सोइल। ठीक है, लेटेराइट सोइल के बाद अगली आती है हमारी डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल के बाद माउंटेन सोइल, फिर सेलाइन सोइल और सेलाइन सोइल के बाद मार्शी सोइल। तो इन सारी सोइल्स को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। शुरुआत करते हैं एलुवियल सोइल से। एलुवियल सोइल वो सोइल है जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मिलती है। यह सोइल इंडिया के अंदर लगभग 43% पार्ट में मिलती है, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कहां देखने को मिलती है? इट इज वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। जो इंडिया के उत्तर के मैदान हैं, उन उत्तर के मैदानों के अंदर ये एलुवियल सोइल फैली हुई है, जैसा कि आपको ये मैप दिखा रहा है। इस पूरे रीजन के अंदर जो आपको डार्क कलर से शो हो रहा, यहां पर हमें एलुवियल सोइल देखने को मिलेगी। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर एलुवियल सोइल मिलेगी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदी से मिलकर। और ये जो सदर्न पार्ट है, यहां पर जहां जहां रिवर्स के डेल्टा बने हुए, इन डेल्टा के पास हमें सोइल देखने को मिलेगी। कौन सी? एलुवियल सोइल। इन पेनिनसुलर इंडिया दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द डेल्टास एंड एस्चुरीज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एस्चुरीज जिसको छोटा डेल्टा भी बोलते हैं, वहां पर और डेल्टा के पास हमें सोइल देखने को मिलेगी। ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्या बेटा? ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर के अंदर आप चेक करोगे तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये इंडस की ट्रिब्यूटरी, ये गंगा के प्लेन्स और ये ब्रह्मपुत्र, इन तीनों एरिया के पास हमें सबसे ज्यादा अमाउंट में एलुवियल सोइल देखने को मिलती है। दे आर डिपोजिटेड सोइल। ये वो सोइल है बेटा जिसको नदियों ने लाकर डिपॉजिट किया। पहले नदियों ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया। मतलब नदी पहाड़ से, जो बड़े बड़े पहाड़ थे जैसे कि हिमालय, ठीक, यहां से एक रिवर बही। ठीक है, तो ये रिवर अपने साथ साथ इस मिट्टी को लेकर के आई, अपने साथ साथ ट्रांसपोर्ट करके लाई, और ट्रांसपोर्ट करके लाने के बाद
जो लो लाइंग एरिया है, लो लाइंग मतलब बराबर समतल मैदान है, इन समतल मैदानों के अंदर इस मिट्टी को लाकर के क्या कर दिया, डिपॉजिट। ठीक है, तो ये क्या नदियों के द्वारा लाई गई है पहाड़ों के ऊपर से। ठीक है, तो दे आर डिपोजिशनल सोइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय द रिवर्स। ठीक है, कलर की इसके बात करें तो लगभग इसका ग्रे कलर होता, ऐश ग्रे, मतलब जैसे चूल्हे के अंदर से जो राख निकलती है ना, उस राख के रंग की एलुवियल सोइल होती है। टेक्सचर मतलब अगर इसकी बनावट की बात करें बेटा, तो सैंडी टू सिल्टी, लोम और क्ले, मतलब हर प्रकार इसका पाया जाता है। सैंडी मतलब बड़े बड़े पत्थर भी मिलते हैं, क्ले मतलब धूल जैसी भी मिलती, सिल्ट मतलब धूल और कंकड़ दोनों का मिक्सचर भी, और क्ले मतलब एकदम एकदम मुलायम सी मिट्टी, एकदम आटे के जैसी। ये हर तरह की मिट्टी यहां पर इस एलुवियल के अंदर पार्ट्स में देखने को मिलती है। ये एलुवियल सोइल बहुत अच्छी मानी जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, राइस, मेज एंड शुगर केन। अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया का उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट में व्हीट का प्रोडक्शन होता है। वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा राइस का कल्टीवेशन होता है। मतलब जहां जहां एलुवियल सोइल है वहां वहां पर इस प्रकार की फसल होगी। तो आप एक चीज को समझो कि किस तरह से ज्योग्राफी उस एरिया को डिटरमाइन करती है। यहां की मिट्टी फर्टाइल है, ओके, वेल एंड गुड। तो जैसे यहां की मिट्टी फर्टाइल है तो उस फर्टाइल सोइल के कारण यहां पर खेती अच्छी से हुई, और खेती अच्छी होने के कारण ये इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया के अंदर आते हैं। ये जो डार्क एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, उत्तर प्रदेश जिसका पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है, बिहार जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वेस्ट बंगाल जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी दूसरी सबसे ज्यादा है। तो ये इस यहां पर क्यों है बेटा, ये यहां पर इसलिए है क्योंकि यहां पर सोइल अच्छी है, सोइल अच्छी है तो यहां की एग्रीकल्चर अच्छी, और एग्रीकल्चर अच्छी है तो ज्यादा लोगों को यहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, खाने की जरूरतें हमेशा पूरी हो जाती है, इसलिए यहां का पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है। एलुवियल सोइल को कंप्लीट करने के बाद आगे बात करते हैं ब्लैक सोइल की। ब्लैक सोइल वो सोइल है जो एलुवियल सोइल के बाद दूसरी इंडिया में सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसको रेगर भी कहा जाता है। पहले तो इसी पॉइंट को नोट करो क्योंकि एमसीक्यूज में इसी टाइप की चीजें पूछी जाती है। कैसे कि ब्लैक सोइल को और क्या कहा जाता है, ऑप्शन में होगा रेगर सोइल, कॉटन सोइल, ब्रिक सोइल, है ना। तो आपको पता होगा रेगर और कॉटन ये दोनों ही ब्लैक सोइल के नाम है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगर या फिर जिसको कॉटन भी कहा जाता है। बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ये सोइल बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और सबसे ज्यादा बेटा ये सोइल कहां देखने को मिलती है हमें, जो डेक्कन का प्लेट्यू है हमारा, उस डेक्कन के प्लेट्यू के पास ये वाली सोइल हमें दिखाई देती है। अब ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आता है, पहला पॉइंट। तो अब डेक्कन के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, डेक्कन के अंदर चीजें कवर होती है महाराष्ट्र, सदर्न गुजरात, साउथ वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न तेलंगाना, वेस्टर्न छत्तीसगढ़, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका। तो इस पूरे के पूरे रीजन को कवर करता है डेक्कन का प्लेट्यू, और इसी डेक्कन के प्लेट्यू पर इरोजन के कारण बनी है ब्लैक सोइल। इट हैज हाई वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी, ये चीज आपने सबने नोटिस की होगी। हाई वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार ब्लैक सोइल गीली, ब्लैक सोइल जो है उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया तो ब्लैक सोइल अपना पानी बहुत मुश्किल से रिटेन करेगी, वापस लॉस करेगी, वो पानी को होल्ड करके रखती है ब्लैक सोइल। आपने देखा होगा कि जब हम जंगल में जाते हैं कभी तो वहां पर बोलते हैं कि वहां से गाड़ी नहीं निकलेगी क्योंकि पूरी काली मिट्टी का रास्ता है, वो बारिश हो गई तो बारिश हो जाती है ना जब काली मिट्टी के ऊपर, तो 5-5 6-6 दिन तक नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि वो रिटेन करके रखती पानी को अपने अंदर। आप देखना ब्लैक सोइल के अंदर आप जैसे पांव रखोगे ना पूरा पांव अंदर धंस जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी को अपने अंदर रिटेन करके रखती है और बहुत ज्यादा टाइम तक। ठीक है, इट स्वेल्स एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट। जब ये गीली होती है, मिट्टी भीगी हुई होती है, तब ये स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, स्टिकी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। कब? जब इसके अंदर पानी होता। एंड श्रिंक व्हेन ड्राई, इसके ऊपर कई सारी दरारें चल जाती है। कब? जब ये सूख जाती है। तो स्वेल कब होगी? जब उसके ऊपर क्या, ये मिट्टी स्वेल होगी कब? जब इस मिट्टी के ऊपर पानी होगा। और जब ड्राई होगी तब इसके ऊपर बहुत सारी दरारें देखने को मिलेगी। ब्लैक सोइल
एज इट डेवलप्स वाइट क्रेक व्हेन ड्राइड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। कलर इसका होता है डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक, दोनों इसके कलर होते हैं, एकदम काला से लेकर के तो थोड़ा कम काला तक, डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक। क्लेई होती है एकदम धूल जैसी, कंकड़ वंकड़ वाला सीन नहीं होता यहां पर। दूसरा, अब इसको अगर हम कॉटन सोइल बोलते हैं तो देखो मैं आपको बताता हूं ज्योग्राफी कैसे बदलती, थोड़ी देर पहले बताया था वीट के केस में और राइस के केस में। अब ये वाला पार्ट गुजरात और महाराष्ट्र, ये इंडिया के टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है। कारण समझ में आ गया क्यों है सर ये टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट? इसलिए है बिकॉज ब्लैक सोइल सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलती है अच्छे अमाउंट में, और जहां अच्छे अमाउंट में ब्लैक सोइल वहां अच्छे अमाउंट में कॉटन का कल्टीवेशन, और जहां अच्छे अमाउंट में कॉटन का कल्टीवेशन वहां पर सबसे ज्यादा क्लॉथ इंडस्ट्री होगी। तो क्लॉथ इंडस्ट्री कहां पर आती है? मुंबई में। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को। क्यों बोलते? क्योंकि इन एरिया के अंदर क्लॉथ मार्केट बहुत अच्छा डेवलप होता, फाइबर इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप होती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर ब्लैक सोइल है। आगे बात करते हैं लेटेराइट सोइल की। लेटेराइट इज अ लैटिन वर्ड, जो लेटर वर्ड है लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता ब्रिक्स। आई एम सॉरी, इसका मतलब होता ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंट, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट, हर मिट्टी की एक खासियत होती है कि जब जब इसके ऊपर पानी होता है तो एकदम सॉफ्ट हो जाती, और हार्ड व्हेन ड्राइड, जब ये सूख जाती है ना तब ये ड्राइड हो जाती है। ये कौन कौन से एरिया में मिलती है? ये उन एरिया में मिलती है बेटा जहां पर हाई अमाउंट में टेम्परेचर होता है और हाई अमाउंट में रेनफॉल होती है। मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर बारिश भी ज्यादा हो और तापमान भी ज्यादा हो। तो मैप में देखते हैं, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये जो कलर दिख रहा ना लाइट कलर, ये कलर आपको लेटेराइट सोइल मेंशन करेगा। तो लेटेराइट सोइल यहां पर मिलेगी, वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, इस एरिया के अंदर मिलेगी, आंध्र प्रदेश में मिलेगी, उड़ीसा के पास मिलेगी, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलेगी, इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में मिलेगी जहां पर बारिश भी होगी और धूप भी होगी। तो इन जगह पर लेटेराइट सोइल मिलेगी। लेटेराइट सोइल जब जब समझना हो ना तो इन दो पॉइंट्स को याद रखना, बहुत बारिश बहुत तापमान, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ईंट बनता है ना, मैंने बताया था आपको ईंट जैसे बनता है, तो ईंट को कैसे बनाते? कई सारे लोगों ने बनते देखा होगा, कमेंट करके बताना किस किसने देखा है। तो उसमें क्या होता है ईंट बनाते वक्त कि हम पहले मिट्टी को भिगा लेते, फिर उसके ऊपर पांव से चल चल के उसको एकदम मुलायम कर देते, ठीक है। फिर उसको छोटे छोटे जो बक्से होते संचे उनके अंदर डालते और फिर उनसे ईंट बना देते, ठीक। वो सूख गई, सॉरी, जब वो सूख जाती है तो सूख जाने के बाद हम क्या करते? सारी ईंट को इकट्ठा करते और इकट्ठा करके एक बड़ा सा एक कोलेब्रेशन उनका बना लेते, और उस कोलेब्रेशन के अंदर लकड़ियां, कंडे, सारी चीजें डाल के आग लगा देते, लंबे वक्त तक उसको पकाते, ठीक है। वैसा का वैसे ही काम होता है लेटेराइट सोइल का, कि पहले तो पानी पानी डाला हमने, है ना, हाई रेनफॉल कराई और फिर हाई टेम्परेचर दिया, तो दैट इज द लेटेराइट सोइल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है बता देता हूं आपको। जब किसी भी सोइल के ऊपर बारिश होती है, जब सोइल के ऊपर बारिश होती है तो उस सोइल के सारे मिनरल्स बह के निकल जाते हैं पानी के साथ साथ। सिंपल सी बात समझ में आई? जैसे ये मेरे हाथ मिट्टी है और इस मिट्टी के ऊपर ये बारिश हो रही है, और बारिश के कारण इसके अंदर जितने भी मिनरल्स मिलते हैं ये सारे मिनरल्स बह करके निकल जाते हैं, और जब ये बह करके कहीं और चले जाएंगे, इट इज टर्म्ड एज लीचिंग। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। राइस, रगी, सुगर केन, केशू नट आर कल्टीवेटेड मेनली। इसके ऊपर ये सारी चीजें लगती है, कौन कौन सी? राइस, रगी, सुगर केन मतलब गन्ना, केशू नट मतलब आपका काजू, ये सारी चीजें हम लेटेराइट सोइल के ऊपर लगाते हैं। अब बात करते हैं रेड एंड येलो सोइल के बारे में। लेटेराइट सोइल खत्म किया हमने, ब्लैक सोइल खत्म किया हमने, एलुवियल सोइल खत्म किया हमने। और थोड़ी खांसी आ रही है बार बार, तो मेरे को साइड में जाके खांसना पड़ रहा है, तो आप ऐसा मत समझना, है ना, ठीक है। चलो रेड एंड येलो सोइल की बात की जाए तो दिस सोइल हैव बीन फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस। दोनों पॉइंट याद रहे, जिस भी बच्चे ने रॉक सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया है। ग्रेनाइट मतलब बात कर रहे हैं सर इग्नियस रॉक के बारे में, और नीस मतलब बात कर रहे हैं सर मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। मतलब जब मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक का डिकम्पोजिशन होता है
तो उस डिकम्पोजिशन के कारण रेड एंड येलो सोइल का फॉर्मेशन होता है। द सोइल आर सैंडी एंड रेड एंड येलो इन कलर। सैंडी होती बनावट में, टेक्सचर के आधार पर बात की जाए तो इसके अंदर कंकर्ड्स होते। टेक्सचर के आधार पर बात की जाए तो इसके अंदर होते कंकर्ड्स बड़े बड़े, ठीक है। साथ ही साथ रेड एंड येलो होती कलर के अंदर। अब ये कलर इसका लाल और येलो कैसे आया, इसके बारे में बात करते। रेड कलर इसका होता है क्योंकि इस सोइल के अंदर प्रेजेंट होता आयरन, ठीक है। इग्नियस रॉक कहां से निकलती, अर्थ के अंदर से, और अर्थ के अंदर क्या है, निकल एंड फेरस, आयरन भी है, ठीक है। तो वो निकल के बाहर आता है। तो इस सोइल के अंदर क्या, इस आयरन की प्रेजेंस के कारण इसका लाल रंग दिखाई देता है। साथ ही साथ येलो कलर दिखाई देता है इसके हाइड्रेशन के कारण। जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर जब पानी की बूंदें गिरती है, ऑक्सीडेशन, रस्टिंग, कोरोजन के बारे में पढ़ा है, वहां से ये येलो कलर अपीयर होता है सोइल का। तो लाल और पीली मिट्टी आपको देश के इस पार्ट में मिलेगी। पहले तो जो लाल कलर से आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है, पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, ग्रेनाइट और नीस के डिकम्पोजिशन से इस रॉक का फॉर्मेशन होता है। तीसरा पॉइंट कि इस रॉक के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका कलर लाल होता है, और उसी आयरन के हाइड्रोलाइसिस के कारण इसका करंट येलो हमें दिखाई देता है। सोइल इज लैक्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब इसके अंदर कई सारे जो सोइल के अंदर कीड़े मकोड़े, अर्थवॉर्म्स और ये मिलते हैं ना, वो इस सोइल के अंदर कम मिलेंगे। दिस सोइल इज फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया। इन्वर्टेड ट्राइंगल कहां देखने को मिलता है हमको, पेनिनसुलर इंडिया। तो दिस सोइल इज फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया एंड गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस एंड ऑयलसीड लाइक ग्राउंडनट, सोयाबीन, ठीक है। तो पल्सेस और ग्राउंडनट और सोयाबीन और उसके बाद सरसों, जिसको मस्टर्ड बोलते, इन चीजों के लिए यह सोइल बहुत बेहतरीन होती है, रेड एंड येलो सोइल। इसके बाद बात करते हैं माउंटेन सोइल के। माउंटेन सोइल जो होती है, माउंटेन सोइल कहां मिलती है, उन रीजन के अंदर मिलती है जो माउंटेनियस रीजन होते, ठीक है। कंट्री के वो रीजन जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भरे होते हैं, उनको माउंटेनियस रीजन बोलते हैं। इमेच्योर सोइल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि माउंटेन से टूट के बनी है, पर अभी इसको कोई नदी लेकर के नहीं गई है, मतलब माउंटेन से टूटी और माउंटेन के ऊपर ही जो मिट्टी बन गई, उसे हमने क्या बोला, माउंटेन सोइल। मतलब माउंटेन की वेदरिंग के साथ साथ जिस सोइल का फॉर्मेशन हुआ, उस सोइल को हमने माउंटेन सोइल बोला। प्लांटेशन डन ऑन द सोइल ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन। जैसे माउंटेन है बेटा, इस माउंटेन के जो स्लोप्स होते हैं ना, यहां पर प्लांटेशन किया जाता है, जैसे कि कॉफी का कल्टीवेशन, जैसे कि टी का कल्टीवेशन, ये यहां पर हमें देखने को मिलता है। द सोइल आर पुअर इन पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम। मतलब ये सोइल इमेच्योर होने के कारण इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में एक भी मिनरल्स नहीं मिलता। लगभग इसके अंदर मिनरल्स लैक करते हैं हर चीजों में, ठीक है। तो ये होती है हमारी माउंटेन सोइल। इसके बाद सलाइन सोइल की बात करें, दे आर ऑल्सो नोन एज उसारा। उसारा मतलब नॉन फर्टाइल, दे आर ऑल्सो नोन एज उसारा। याद है लास्ट लेक्चर के अंदर उर्वरा और उसारा के बारे में मैंने बताया था आपको, एंशिएंट टाइम का। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे उसारा कहा जाता है। वेरियस लोकल नेम है इसके लिए, रह और कलार, इस सोइल के लिए ये नाम दिए गए हैं। और ये सोइल कहां मिलती है, उन एरिया के अंदर मिलती है जहां की क्लाइमेटिक कंडीशन काफी ज्यादा डार्क है। मतलब जहां पर बारिश से ज्यादा बारिश का पानी इवापोरेट हो जाए, या फिर कोई तालाब है, उस तालाब का पानी वहां पर इवापोरेट होता रहेगा, तो उस तालाब के अंदर जो सोल्ट होगा वो इस सोइल के अंदर मिल जाएगा, और वहां पर हमें सलाइन सोइल देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सोइल हमें उन रीजन के अंदर भी देखने को मिलेगी जहां पर फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। मतलब बेवजह खेतों के अंदर पानी डाला जाता है, वहां पर भी वहां की मिट्टी थोड़ी खारी हो जाएगी। दूसरा, कोस्टल एरिया के अंदर भी ये सोइल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सलाइन सोइल, रेह कलार, इसके बारे में यहां तक बता दिया था। कहां पर मिलेगी, लेक और प्रॉपर ड्रेनेज जहां पर होगा, ड्रेनेज का जहां जहां इशू होगा वहां वहां पर ये सोइल देखने को मिलेगी। और इसके अंदर सोल्ट मिलेंगे आपको, सोडियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, इनके सोल्ट हमें इस सोइल के अंदर देखने को मिलेंगे। दे ओकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन,
ठीक है। एंड स्वाम्पी एरिया, दोनों ही बताए मैंने आपको। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर क्या जाएगा? मतलब इंडिया का वेस्टर्न पार्ट। तो कहां कहां पर? राजस्थान, गुजरात, पंजाब वाले रीजन के अंदर मिलेगी ये। पंजाब में क्यों मिलेगी? क्योंकि यहां पर लेक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज है, एकदम फोल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, है ना। खेतों में पानी चलते ही रहता, चलते ही रहता, और वो पानी जब चलता रहता तो पानी जब जितना ज्यादा खेत के अंदर जाएगा उतना खेत से इवापोरेट भी होगा, और जब पानी खेत से इवापोरेट होगा तो क्या होगा? उसके सोल्ट खेतों में छूट जाएंगे, और जब खेतों में सोल्ट छूट जाएंगे तो खेत सलाइन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, गुजरात, गुजरात के अंदर सोल डेजर्ट है, रण, वहां पर भी ये मिलेगी। राजस्थान, वहां के सॉरी, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान वाला पार्ट है, यहां पर इस रीजन के अंदर लेक ऑफ रेनफॉल बट लार्ज अमाउंट ऑफ इवापोरेशन, इसलिए भी सलाइन सोइल इस रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। एरिड, सेमी एरिड, स्वाम्पी रीजन के अंदर मिलेगा। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पर जितने भी डेल्टा मिलते हैं, जैसे सुंदरवन जो कि कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर, यहां पे मिलेगा। इसके अलावा महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन सारी नदियों के जो डेल्टा होंगे, इन डेल्टा के ऊपर भी आपको सलाइन सोइल देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद आती है डेजर्ट सोइल। डेजर्ट सोइल क्या होती है? इट सीन्स अंडर द एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन। एक ऐसा एरिया जहां की कंडीशन एकदम सूखी है और अर्ध सूखी है, मतलब या तो पूरा रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है या फिर रेगिस्तान में तब्दील होने वाला है, वहां पर हमें डेजर्ट सोइल देखने को मिलेगी। एंड इट इज मेनली डिपोजिटेड बाय द विंड्स। जो हवा होती है अपने साथ साथ रेत उड़ा करके लाती है और उस रेत को यहां पर लाकर डिपॉजिट कर देती है। हाई सोल्ट कंटेंट होता है इस सोइल के अंदर, मतलब ये सोइल सलाइन होती है, बहुत ज्यादा सलाइन होती है। जो इसके अंदर सोल्ट का कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। लेक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, बिल्कुल सही बात। यहां पर पानी एकदम कम होगा इस सोइल के अंदर, क्योंकि डेजर्टिक सोइल है, और पानी जहां कम है वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कम होंगे, तो ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों इस सोइल के अंदर कम और लो अमाउंट में देखने को मिलेगा। कंकड़ और इंप्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट हाई। ठीक है, कंकड़ मतलब रेत, और इंप्योर फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 का हाई अमाउंट में परसेंटेज इस सोइल के अंदर देखने को मिलेगा। टेक्सचर की बात की जाए तो ये सिंपल सी बात है, सैंडी सोइल होगी ये। डेजर्ट के अंदर कौन सी सोइल मिलेगी? सैंडी सोइल मिलेगी। टेक्सचर का मतलब क्या होता है? बनावट। कलर देखे तो लाल से ब्राउन कलर तक हमें ये सोइल देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर इसका कलर लाल भी होगा तो कहीं कहीं पर इसका कलर ब्राउन भी होगा। इस वाले पार्ट के अंदर ये सोइल हमें देखने को मिलेगी, जिसको हम रेड एंड जिसको हम डेजर्ट सोइल नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब आती मार्शी सोइल। मार्शी सोइल मतलब दलदल की मिट्टी। तो दलदल की मिट्टी कहां मिलेगी? मार्शी सोइल इज अ पीटी सोइल, इसे पीटी सोइल भी बोलते हैं। एंड इट इज फाउंड इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत अमाउंट में बारिश हो और जहां की ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो, वहां पर हमें क्या? मार्शी सोइल देखने को मिलेगी। एंड इट इज रिच इन ह्यूमस। इस सोइल के अंदर ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पूरा दलदल होता है, और जहां दलदल होता है, जिस एरिया के अंदर दलदल होगा उस एरिया के अंदर पेड़ पौधे भी होंगे, और उन्हीं पेड़ पौधों के कारण वहां पर मार्शी सोइल देखने को मिलेगी। तो लगभग 40 से 50% इस सोइल के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर। दे आर मेनली ब्लैक इन देयर अपीयरेंस, कलर इसका ब्लैक होता है। ठीक है, एंड दीज आर फाउंड इन द तराई रीजन ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार। ये यहां पर इस तराई रीजन के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड यहां पर, एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस एरिया के अंदर मिलेगी। साथ ही साथ इस पूरे कोस्टल एरिया, इस कोस्टल एरिया पर दलदल के रूप में आपको ये सोइल दिखाई देगी, जिसको हम मार्शी या फिर कीचड़ या फिर स्वाम्पी सोइल भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? यहां पर हमारा अभी तक जो हमने देखा, इसमें इंडिया की जितनी भी मेन सोइल थी, उन 8 सोइल को हमने कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सी? सबसे पहले एलुवियल सोइल की बात कर ली, कहां मिलती है। ब्लैक सोइल को देख लिया, रेड एंड येलो सोइल को देख लिया,
माउंटेन सोइल को देख लिया, सलाइन सोइल को देख लिया, लेटेराइट सोइल को देख लिया, मार्शी सोइल को देख लिया, एरिड एंड सेमी एरिड सोइल को देख लिया। तो लगभग हमने सारी सोइल्स को यहां पर डिस्कस कर लिया। अब इन सोइल्स में आपने क्या याद रखना है, आपने क्या करना बेटा, इंडिया का मैप देखना है। मैप को आप जब देखोगे, उस मैप के अंदर जो सबसे फर्स्ट में मैंने आपको सोइल मैप बताया था, उस सोइल मैप को चेक करना है। आपको यह पता करना है कि कौन कौन सी सोइल कहां कहां मिलती है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू जनरेट कर देगा आपका माइंड के अंदर। कैसे? जैसे कि हमको पता चल गया ब्लैक सोइल महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में मिलेगी, तो हम इतना समझ जाएंगे कि कॉटन का कल्टीवेशन उधर ज्यादा होगा। समझ गए? वहीं हम समझ जाएंगे एलुवियल सोइल अगर हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में मिलेगी, तो हम समझ जाएंगे शुगर केन, व्हीट, जूट जैसे इन चीजों का कल्टीवेशन इस एरिया के अंदर ज्यादा होगा। माउंटेन सोइल के अंदर क्या होते हैं? स्लोप्स होते हैं, और उन स्लोप्स के ऊपर क्या होती है? चाय होती है, कॉफी होती है। तो हम समझ जाएंगे कर्नाटक के मैदानों के ऊपर, कर्नाटक के अलावा दार्जिलिंग, आसाम जैसी जगह पर चाय होगी, एक जगह कॉफी होगी। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू हमारे माइंड में जनरेट होता जाएगा। तो सोइल तो देख लिया हमने क्या होता है। सोइल को फर्टिलिटी के आधार पर भी देख लिया है ना, उर्वरा, उशारा नाम से, ठीक है। सोइल के टाइप्स भी देख लिए, ठीक है। सोइल का टेक्सचर भी देख लिया, ओके। सोइल के कंपोनेंट्स भी देख लिए, बिल्कुल। अब बात करते हैं सोइल का इरोजन क्या होता है, सोइल का अपरदन क्या होता है। तो सोइल इरोजन इज रिमूवल ऑफ टॉप सोइल। जो मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है, उसके रिमूवल को, उसके टॉप सोइल के रिमूवल को हम सोइल इरोजन बोलते हैं, जो कि नेचुरल फोर्सेस से होता है, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा। तो मतलब हवा और पानी के कारण जब मिट्टी का ऊपरी भाग, एक मिनट, जब मिट्टी का ऊपरी भाग बह करके निकल जाए, तो उसे हम बोलते हैं सोइल इरोजन, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले सोइल इरोजन बाय वाटर, कि पानी से सोइल का इरोजन कितने तरीके से होता है। तो सोइल इरोजन वाटर से 3 टाइप से होता है। पहला स्प्लैश इरोजन, दूसरा रिल इरोजन, और तीसरा गली इरोजन, ठीक है। एक एक करके सबको बताता हूं। यह है बारिश की पहली पानी की बूंद, और ये टप करके यहां गिर गई, और जब ये पानी की बूंद टप करके मिट्टी के ऊपर गिरी, तो उसने मिट्टी को उछाल दिया, ठीक है। उसने क्या किया, मिट्टी जो जमी हुई थी उस मिट्टी को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन करके उछाल दिया। दैट इज टर्म्ड एज योर स्प्लैश इरोजन। उसको क्या बोलेंगे हम? स्प्लैश इरोजन। फिर बारिश धर करके तेज तेज होने लगी, और जब बारिश तेज 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 गिरने लगी, तो क्या हुआ, वो जो टॉप सोइल थी वो धीरे धीरे बह के जाने लगी। वो टॉप सोइल धीरे धीरे बह के जाने लगी, और जब वो बह के जाने लगी, तो उसने छोटी छोटी नालियां बना दी है। ये आपको दिख रहा है, हर तरफ मिट्टी दिख रही है, और जहां जहां पानी दिख रहा है वो नाली है। तो ऐसी नाली बना दी, जैसा एक हाथ होता है ना, इस हाथ की ये 5 उंगली, तो 5 उंगली, एक नाली, 2 नाली, इस तरीके से छोटे छोटे रिल्स बना दिए। इसको नाम दिया हमने रिल इरोजन। और जब ये रिल्स इरोड होकर बड़े 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 बहुत बड़े हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे गली इरोजन, कि एक गली की गली, एक पूरी गली की मिट्टी निकल के चली गई। तो 3 तरह के इरोजन होते हैं, स्प्लैश इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। किससे होते हैं ये सोइल इरोजन होता है बाय रनिंग वाटर, ठीक है। सोइल इरोजन समझ में आ गया, सोइल इरोजन बाय रनिंग वाटर समझ में आ गया। अब यहां पर इसको कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं सोइल इरोजन विंड से कैसे होता है। तो सोइल इरोजन बाय विंड इज कॉमन इन द एरिया वेयर नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर यहां पर प्लांट्स होते, तो क्या हवा यहां पर बहुत तेज चल पाती? नहीं चल पाती। आप खुद सोचो कि अगर यहां पर बड़े बड़े पेड़ होंगे, और जब हवा आएगी, हवा की स्पीड कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो इरोड नहीं कर पाएगी। तो विंड इरोजन उन एरिया के अंदर होगा जहां का ये नेचुरल वेजिटेशन एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब यहां पर नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, और जब नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता है, इन एरिड, सेमी एरिड कंडीशन में, या फिर किसी भी समुद्र के किनारे हवा आती तेज। अब आप देखो यहां पर एक पेड़ पौधा नहीं है, जब एक पेड़ पौधा नहीं है तो हवा आएगी तेज, और जब हवा तेज आएगी तो क्या होगा भाई, सारी मिट्टी को उड़ा करके लेकर के जाएगी। तो रनिंग वाटर के बाद दूसरा सबसे ज्यादा सोइल इरोजन में रोल प्ले करता है कौन? आपका विंड इरोजन, ठीक है। कौन सा होता है? विंड इरोजन। तो सोइल इरोजन क्या होता है और वो कौन कौन सी चीजों से होता है, वो तो अब हमने देख लिया।
अब कुछ मानव निर्मित कारणों की बात करते। हम भी कम नहीं है, आपना में हम कोई कम नहीं है। हम भी मिट्टी का अपरदन कराते, हम भी मिट्टी को इरोड कराते। वो हम कैसे कराते? पहला, डिफोरेस्टेशन करके। हम बड़े बड़े जंगलों को काट लाए, उनके पेड़ों को काट लाए। जब हम जंगल और जंगल के पेड़ को काट करके लेकर के आ गए, तो अब वहां से हवा तेजी से जाएगी, इरोड करेगी। बारिश का पानी सारी मिट्टी को उखाड़ के ले जाएगा, क्योंकि पेड़ उस मिट्टी को पकड़ के रख रहे थे। हमने पेड़ को काट दिया तो पेड़ की जड़ें क्या करेगी? जड़ें भी खत्म। और जब जड़ें खत्म तो जड़ें की जो पकड़ होती जड़ों की, वो पकड़ खत्म। और जब जड़ों की पकड़ खत्म हो जाती है तो मिट्टी इरोड होकर जाती है। तो पहला डिफोरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई। दूसरा ओवरग्रेजिंग। देखो ये कोई इंसान नहीं चरा रहा इनको, ये अफ्रीका का एक फोटो है। अफ्रीका के अंदर कौन सी ग्रासलैंड मिलती है भाई, कमेंट करके बताना है ना। मैं इसको जरूर देखूंगा और जो जो भी इसका सही आंसर देगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अफ्रीका के अंदर कौन सी ग्रासलैंड होती है आप लोगों ने बताना है। अफ्रीका के अंदर एक ग्रासलैंड होती है जहां पर पेड़ कम होते, दूर दूर तक घास होती है। घास इतनी बड़ी होती है कि हाथी छुप जाए, उसको एलिफेंटा ग्रासलैंड बोलते हैं। मतलब ये उसका ओरिजिनल नाम नहीं, उसका ओरिजिनल नाम तो आप कमेंट करोगे। तो उस ग्रासलैंड के अंदर ये जो चर रहे हैं ना, इनको बोलते हैं विल्ड बीस्ट। क्या बोलते हैं इनको? विल्ड बीस्ट। और ये जो विल्ड बीस्ट होती, इनको सबसे ज्यादा मारते हैं आपके लायंस। तो जो लायंस मिलते हैं ना अफ्रीका के अंदर, बब्बर शेर, वो बब्बर शेर इन्हीं विल्ड बीस्ट को खा खा कर जिंदा होते। क्योंकि फूड चेंज क्या बोलती, सिंपल सी बात है यार बेटा, कि जहां 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 मतलब घास होगा वहां घास को खाने वाला होगा, जिसको हम क्या बोलते? चरिंदे जानवर। तो जहां घास होगी उस घास को खाने के लिए चरिंदे जानवर होंगे, और जहां चरिंदे जानवर होंगे उनको खाने के लिए दरिंदे जानवर होंगे। वो दरिंदे जानवर मतलब कार्निवोर। तो पहले ग्रीन प्लांट्स एंड द हार्बीवोर आर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द ग्रीन प्लांट्स। फॉर एग्जांपल डियर, फॉर एग्जांपल विल्ड बीस्ट, फॉर एग्जांपल जेब्रा, ये इसके ऊपर हो गए। एंड द एनिमल्स विच आर डिपेंड्स अपॉन द हार्बीवोर आर टर्म्ड एज कार्निवोर। तो यहां पर कार्निवोर के नाम पर कौन कौन से आएंगे? कार्निवोर के नाम पर यहां पर आएगा लायन, लायन के बाद लेपर्ड, लेपर्ड के बाद हाइनास लार्ज नंबर में, चीता, ठीक है। ये वाले जानवर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीजें, वो जो नदियों के किनारे होते हैं, जो नदियां होती जैसे ओकलवेंगल, जाम्बेजी, कोंगो, नाइल, यहां पर बड़े बड़े मगर मिलेंगे, बड़े बड़े मगर मिलेंगे यहां पर देखने को। मतलब क्यों मिलेंगे? क्योंकि जंगल में इन जानवरों को कौन खाएगा? शेर। और जब ये पानी पीने जाएंगे तो इनको कौन खाएगा? मगर। तो इसलिए फूड चेंज कुछ इस तरीके से अपने आप नेचर डेवलप कर लेता है। पता आपको कितनी सिंपल सी चीज है। एक और क्वेश्चन यहां से उठता है कि भारत सरकार केनिया से हमारे इंडिया के अंदर एक जानवर को लेकर के आ रहे, ठीक है। उस जानवर को इंडिया के अंदर ला करके उसको मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है पालपुर कुनो, उस नेशनल पार्क के अंदर लाकर डिप्लॉयड किया जाएगा। तो उस जानवर का नाम क्या है? कौन सी एनिमल की स्पीसी को, जो इंडिया के अंदर पहले मिलती थी अब नहीं मिलती, कुछ दिन बाद फिर से मिलने लगेगी, उस स्पीसी को हम इंडिया के अंदर लेकर के आ रहे हैं। उस स्पीसी का नाम आपको अगेन कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं रिप्लाई करूंगा सबका, ठीक है। तो ये हो गया ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग के बाद फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ओवरग्रेजिंग में तो बता दिया मैंने आपको, जब वो घास खाते तो घास को जब मुंह से खाते तो घास को उखाड़ लाते, और जब घास को उखाड़ लाते तो मिट्टी उखड़ आती है, और मिट्टी उखड़ आती तो मिट्टी खत्म। तो पहला डिफोरेस्टेशन, दूसरा ओवरग्रेजिंग, और तीसरा फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इतनी ज्यादा फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है कि खेत के अंदर पानी जाता रहता, और वो पानी फिर खेत के अंदर से बाहर निकलने लगता है, और जब बाहर निकलता है तो खेत की मिट्टी को बहा करके अपने साथ ले जाता है, ठीक है। तो ये थे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। अब इसके बाद आगे बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोइल इरोजन, कि सोइल इरोजन से क्या होता है। इट लॉस द टॉप सोइल। सोइल इरोजन से टॉप सोइल खत्म हो जाती है, जिससे फर्टिलिटी खत्म, मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो भी यहां पर खत्म हो जाती है टॉप सोइल के जाने से। लैंड एरिया डिक्रीज। अब आप देखो, कल ये एरिया कहां तक का था? ये पूरा एक एरिया था, ठीक। अब क्या हुआ? बारिश के कारण ये वाला उखड़ के चला गया, ये वाला उखड़ के चला गया, ये वाला जा रहा, मतलब इतना सारा एरिया था, उसमें से ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो लैंड का जो एरिया है वो भी खत्म होता है। इंपैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल, अगर आपकी सोइल परफेक्ट नहीं है तो आपकी एग्रीकल्चर स्टेबल नहीं होगी,
और अगर आपकी एग्रीकल्चर स्टेबल नहीं है तो उस एरिया की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब किसी जगह पर लोगों के पास रोजगार ही नहीं है तो करे क्या, खाए क्या, जिए क्या, कैसे अपने जीवन को व्यापन करे? तो इसलिए क्या होता है, वहां पर चोरी चपारी, मार काट, लूट मार, डकैती जैसी चीजें चालू हो जाती है, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल है चंबल। तो जो चंबल रिवर थी, आप देखना चंबल के वेटलैंड्स, जो आपको बता रहा था ना मैं, गली इरोजन, ये चंबल के वेटलैंड्स है, ये वाले। तो ये जो चंबल के वेटलैंड्स है, यहां पर क्या रहते, यहां पर डकैत रहते थे। कई वक्त तक यहां पर गुंडे रहे, जो आने जाने वाले व्यापारी को लूटते रहे। क्यों लूटते रहे? क्योंकि सोशल इकोनॉमिक लाइफ खत्म है। क्यों खत्म है? क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सोइल इरोजन के। अगला कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है इसका? वेजिटेशन बिकम लो। जहां पर मिट्टी अच्छी नहीं है तो वहां पर वेजिटेशन रह के क्या करेगा? लैंडस्लाइड अगली ट्रिगर होती इससे। जितना ज्यादा मिट्टी रोड होती जाएगी, एक टाइम के बाद उस मिट्टी के लूज होने के कारण वहां पर लैंडस्लाइड भी आएगी, मतलब भूस्खलन भी होगा। ठीक है, और इसी के ऊपर एनडीए ने 10 अप्रैल के दिन एग्जाम कंडक्ट हुई थी 2022-1, एनडीए ने 2022-1 जो कंडक्ट हुई थी 10 अप्रैल के दिन, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, दिस ओकर ओनली ऑन जेंटल स्लोप, तो गलत। लैंडस्लाइड में क्या होता है, एक बड़े से एरिया के ऊपर से टूट के पत्थर नीचे गिरते, और जेंटल स्लोप ये होता है। अगर स्लोप ही जेंटल होगा तो ये पत्थर टूट के नीचे क्यों गिरेगा? ठीक है, तो ये जो लिखा था ओनली ऑन जेंटल स्लोप, ये एकदम गलत है। दूसरा, दे जनरली ओकर इन क्ले रिच सोइल, जहां की मिट्टी के अंदर धूल ज्यादा होगी, क्ले ज्यादा होगी, उस मिट्टी वाले एरिया के अंदर होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। जिस मिट्टी के अंदर धूल होंगे, कंकड़ होंगे, वो मिट्टी आपस में बॉन्डिंग नहीं कर पाएगी, और जब वो आपस में बॉन्डिंग नहीं कर पाएगी तो वहां पर लैंडस्लाइड आएंगे। तीसरा, अर्थक्वेक ट्रिगर लैंडस्लाइड, बिल्कुल सही। जब बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों के ऊपर अगर एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थ हिलने लगती है, तो ये सोइल एकदम से टूट के नीचे की तरफ गिरती है। ठीक है, तो अर्थक्वेक ट्रिगर लैंड स्लाइड। सो 2 and 3 विल बिकम द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एनडीए ने पूछा था और ये इसका आंसर है, सी। बात समझ में आ गई सभी को बेटा? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोइल को कंजर्व कैसे करें। सोइल का इरोजन देख लिया, सोइल इरोजन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो देख लिए। अब इसे कंजर्व कैसे करें? पहला, प्लांटिंग ट्री, मतलब एफोरेस्टेशन। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है कि एफोरेस्टेशन के थ्रू हम सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। जितने पेड़ लगाएंगे उतनी सोइल कंजर्व होगी। दूसरा, यूजिंग न्यू फार्मिंग प्रैक्टिस, बिल्कुल सही। इस 7.5-8 हॉर्स पावर की मोटर से पानी डालने के बजाय अगर हम खेतों के अंदर स्प्रिंकलर्स चला दे, स्प्रिंकल्स चला दे, ड्रिपिंग सिस्टम चला दे, तो खेत में सारी फसल के पास बूंद 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 करके पानी जाएगा। और जब फसल के पास बूंद बूंद ड्रॉप्स के साथ पानी जाएगा, तो उन ड्रॉप्स के साथ पानी जाने के कारण क्या हो गया बच्चे? वहां पर क्या होगा? बहुत ज्यादा पानी नहीं जाएगा, और जब बहुत ज्यादा पानी नहीं जाएगा तो मिट्टी बह के नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम सोइल को कंजर्व कर सकते। स्टॉपिंग रिवर माइनिंग, जितनी ज्यादा आप नदियों के अंदर माइनिंग करोगे उतना ही नदी का पानी इधर उधर फैलेगा, है ना? नदी के अंदर क्या, जो रिवर माफिया होते हैं ना, सैंड माफिया, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये रिवर के अंदर माइनिंग करते, उसको चौड़ा कर देते। वो चौड़ा करने के कारण क्या होता है? वो नदी का पानी इधर उधर निकलता, और जब नदी का पानी इस तरफ से उस तरफ फैलेगा तो क्या करेगा वो? जब पानी इधर से उधर निकलेगा तो क्या करेगा? उस एरिया के अंदर सारी की सारी को, सोइल को उड़ा के लेकर के जाएगा। तो नदी के अंदर कभी भी माइनिंग ना करे, और अगर माइनिंग करना है तो एक लिमिट के अंदर करे। ठीक, इसके बाद आता कंट्रोल ग्रेजिंग। बिल्कुल समझ गए हम कि ग्रेजिंग करो पर एक कंट्रोल मैनर में करो। ग्रेजिंग करो पर एक कंट्रोल मैनर में करो। ठीक है, जानवरों को चराओ पर इतना मत चराओ कि पूरी की पूरी सोइल ही खत्म हो जाए। ठीक, फिर आता शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का काम क्या होता है? जैसे यह है डेजर्ट, बना के दिखा देता हूं।
ये आपके रेत के मैदान, ठीक है। हाँ सर, लग भी रहे हैं, एकदम डेजर्ट लग रहा है। तो ये है आपके रेत के मैदान, ठीक। यहां पर से चालू होता है आपका खेत, छोटे छोटे। ठीक। अब यहां से चलेगी हवा। हवा को अपन पिंक कलर से बता देते हैं ना, कुछ लोगों का पसंदीदा कलर होगा ये, खासकर लड़कियों का। तो पिंक कलर से हवा चली है। अब ये हवा क्या करती है, अपने साथ साथ जब इस डेजर्ट के ऊपर से जाएगी तो यहां से रेत को लेकर के जाएगी और कहां गिराएगी, इन खेतों के अंदर। पहली चीज तो। दूसरी चीज, डेजर्ट एकदम प्लेन है, यहां पर पेड़ पौधे तो है नहीं, तो ये हवा तेज चलेगी। और जब ये तेज चलेगी तो इस डेजर्ट को आगे की तरफ एक्सपांड करेगी। समझ रहे हो आप? जब डेजर्ट से हवा तेज जाती है तो हवा क्या करती है, डेजर्ट को आगे एक्सपांड करती ले जाती है। ये रेत यहां से यहां फैली, यहां से यहां फैली, और सोइल की फर्टिलिटी खत्म होती है। टॉप सोइल जो यहां की वो रिमूव होती जाती। ठीक। तो क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए? शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट किसे बोलते हैं? इनको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। अगर यहां पर पेड़ होंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहे ये, अगर यहां पर पेड़ होंगे तो जैसे डेजर्ट से हवा आई, ये पेड़ उसको क्या कर देंगे, एकदम धीमा। और जब धीमा कर देंगे तो डेजर्ट भी पीछे का पीछे रुक गया और हवा की स्पीड भी कम हो गई, तो ये खेत सारे बच गए। तो इस तरीके से शेल्टर बेल्ट लगा के जो यहां पर लगे हैं, इन शेल्टर बेल्ट्स के कारण क्या होता है, वो जो विंड की स्पीड होती है वो धीमे धीमे कम पड़ जाती है। और जब कम पड़ जाती है तो सोइल का, टॉप सोइल का इरोजन एकदम लो हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पर दूसरा, स्ट्रीप कल्टीवेशन। स्ट्रीप कल्टीवेशन में क्या होता है, मेड़ बना के खेती करना। जैसे ये आपका खेत है, ये आपका खेत है। अब इस खेत में अगर आप यहां पर मेड़ बना दोगे, मतलब खेत को चारों तरफ से ऊंची ऊंची छोटी छोटी दीवारों से, मिट्टी की दीवारों से आप उसको ढक दोगे, तो क्या होगा, जब आप खेत के अंदर पानी डालोगे ना और गलती से पानी ज्यादा हो गया तो पानी खेत के अंदर ही रुक जाएगा, खेत के अंदर से बह के नहीं जाएगा। और जब खेत के अंदर से बह के पानी बाहर जाता है तो खेत की मिट्टी को लेकर के जाता है। और जब खेत की मिट्टी को लेकर के जाता है तो क्या होता है, सोइल का इरोजन शुरू हो जाता है। तो यह कारण होता है कि स्ट्रीप फार्मिंग में क्या होता है, खेत का पानी, खेत की मिट्टी खेत के अंदर रुक जाती है। ठीक है, खेत का पानी, खेत की मिट्टी दोनों ही खेत के अंदर रुक जाएगी। कहां पर? स्ट्रीप फार्मिंग के अंदर। तो स्ट्रीप फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट, कंट्रोल ग्रेजिंग, स्टॉपिंग रिवर माइनिंग, यूजिंग न्यू फार्मिंग प्रैक्टिस, प्लांटिंग ट्रीज, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोइल को कंजर्व करने के लिए। अब डिस्कस करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर को। यहां तक हमने क्या देखा, सोइल्स, इंडिया की सोइल्स के बारे में सब कुछ जान लिया। अब शुरुआत करते हैं भारत की कृषि व्यवस्था के बारे में। तो एग्रीकल्चर इज एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। बिल्कुल सही बात है, खेतों में फसलों का उगाना, साथ ही साथ पशुपालन, हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए यही कृषि होता है। ये एक आर्ट होता है, ठीक है, ये एक तरह की कला होती है जिसके अंदर हम पौधे उगाते हैं, साथ ही साथ अपने साथ पशुओं को रखते हैं और वो हमको इकोनॉमिकली बेनिफिट प्रोवाइड करता है। लाइव स्टॉक एंड फिशरी इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। लाइव स्टॉक और फिशरी दोनों ही एग्रीकल्चर का पार्ट होती है। मैं समझा देता हूं आपको कैसे। मेरा एक खेत है ना, सबके होते हैं। खेत के अंदर हमने एक तालाब बनवा रखा है, ठीक है। ये ऐसा एक ऊंचा सा एक टीला बना हुआ है, इधर भी एक ऊंचा सा टीला हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर यहां पे पूरा ये है तालाब, ठीक है, ये इतना। और इसमें पानी कहां तक रहता है, यहां तक, ठीक है। इस तालाब को बोला जाता मध्य प्रदेश बलराम तालाब योजना। अब यह है आपकी जमीन, ठीक है, ये यहां पर है हमारा खेत। तो क्या करते हैं, इस खेत के अंदर से ये जो तालाब है, इस तालाब के एरिया को मैं बताऊं आपको, तो एक बीघा के अंदर फैला हुआ है।
है ना। अब बेटा ये टोटल है 28 फीट का, समझना इस बात को, है ना। टोटल कितने का है? 28 फीट का। और इस 28 फीट में से 14 फीट जमीन के ऊपर है। ये जो जमीन दिख रही है ना, ये खेत, और ये तो 14 फीट तो क्या है? खेत के ऊपर है, और 14 फीट क्या है? जमीन के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर ये 14 फीट तक का पानी निकालने के लिए कोई भी मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने खुद ने देखा कि जब हमें हाथ में ड्रिप लगती है तो ड्रिप को ऊपर रख दो, वो पानी आराम से नसों के अंदर चला जाता है। एकदम सेम ये यहां का पानी तो पूरा चला जाएगा, कहां तक? खेत की बराबरी तक, मतलब यहां तक। इसके बाद यहां पर आपको एक मोटर रखनी पड़ती है जिसका पानी आप बाहर डाल सकते हो। ठीक है, बारिश होती, बारिश से तालाब भर जाता है। अब इस तालाब का एक फायदा क्या है कि बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है कि वो बारिश का पानी इधर उधर फैल के नहीं गया, तो कोई सोइल इरोजन नहीं हुआ। तीसरा फायदा क्या है कि उसी बारिश के पानी को मैंने रबी की क्रॉप में यूज कर लिया। चौथा फायदा क्या है कि इसी तालाब के अंदर, हमने तो नहीं किया है बट लोग क्या करते, इसी के अंदर मछली पालन भी कर लेते। तो क्या होगा कि इसी के अंदर मछली पालन भी हो गया, पानी भी बच गया, पानी यूटिलाइज भी हो गया, और फर्दर हमें उसको आगे ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर होती है, इस एग्रीकल्चर के अंदर आप लाइव स्टॉक के साथ साथ फिशरी भी कर सकते हो। ये भी कृषि का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोग दोनों ही चीजें करते हैं। इट इज अ प्राइमरी सेक्टर। हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है इंडस्ट्री, टर्सरी सेक्टर के अंदर आती है आईटी या फिर सर्विस। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राइमरी सेक्टर आपकी खेतीबाड़ी के अंदर आता है, और यही प्राइमरी सेक्टर ना सिर्फ आपकी खेती में काम आएगा बट सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। फॉर एग्जांपल चिप्स बनाने की फैक्ट्री, आटा बनाने की फैक्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल, सुगर फैक्ट्री। तो क्या होगा, ये सारा रॉ मटेरियल कहां से जाएगा? एग्रीकल्चर से। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इस सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल का भी काम करती है। बात समझ में आ गई। 58% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन को व्यापन करने के लिए लगभग 58% जनसंख्या देश की इसी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी के ऊपर रिलाई करती है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर जीडीपी डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। बिल्कुल सही कि जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जब हम आजाद हुए थे तब लगभग 50% था। कि हमारे देश की जीडीपी, अगर पूरे एक साल की एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर की कमाई, जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की कितनी अर्निंग होती है, दैट इज द जीडीपी। तो अगर उसकी एक साल की जो जीडीपी थी उस एरिया की, वो 10 रुपए थी, तो उस 10 रुपए से लगभग 5 रुपए खेती से आते थे। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे 1960 1970 के दशक तक आते आते 30% हो गया। 1990 के दशक तक जब इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, और एलपीजी जो रिफॉर्म आए थे, लिक्विडाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इन रिफॉर्म्स के साथ साथ क्या हुआ था, देश की इकोनॉमी खोल दी थी कि बाकी सारे लोग भी आकर के भारत के साथ ट्रेड व्यापार कर सके। क्यों? हमने क्यों अपने आप को बंद करके रखा था? आपने कभी सोचा? आपने सोचा कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, और 1947 में आजाद हुए देश ने 1990 में जाकर एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों लेकर के आया? क्यों उसने एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन मतलब पॉलिसी को आसान बनाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को भी जगह दे। जैसे आज मध्य प्रदेश का एक भोपाल के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, उसको बंसल ग्रुप ने बनाया है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन किसका है? गवर्नमेंट का है, पर बनाया किसने? प्राइवेट सेक्टर ने। तो क्या प्राइवेट सेक्टर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं? जैसे रिलायंस है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो ये भी आ रहे, रत्न, महारत्न, नवरत्न कंपनी ये भी आ रही है साथ साथ में। तो क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया मतलब पॉलिसी को आसान बनाया, और ग्लोबलाइजेशन किया मतलब ग्लोबल मार्केट को खोल दिया कि अब बाहर के देश भी इंडिया के साथ आकर के व्यापार कर सकते हैं। वाई? ये क्यों 1990 में किया? हमारे देश की हालत 1947 में हम आजाद हुए, 1960 में एक ऐसा दौर आ गया था कि हम फेमाइन पे फेमाइन आ रहे थे। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने भारत के ऊपर 1960 के दशक में हमले किए थे।
वॉर लड़े थे भारत ने 2, एकदम स्टेबल था नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, 1960 के उसमें एकदम देश की अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ा चुकी थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया के अंदर, ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स इंडिया के अंदर लाए गए, जिसके अंदर आपके वीट को लेकर का आए, वीट के बाद आपकी मैस को लेकर का आए, मैस के बाद आपके राइस को लेकर का आए, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा। बट फिर भी हमने हमारे देश के व्यापार को वर्ल्ड के लिए क्यों नहीं खोला? क्यों हमने 1990 का इंतजार किया? 1990 का इंतजार हमने इसलिए किया बेटा, 1947 में हम आजाद हुए थे, बट हमारे अंदर एक डर था। कल 15 अगस्त था, 1947 था जब हम आजाद हुए थे, आज से 75 साल पहले। तो उस समय हम आजाद हुए थे, पर हमारे अंदर एक खौफ था, एक डर था कि कहीं हमने हमारे मार्केट को ग्लोबलाइज कर दिया, फिर खोल दिया, तो कोई फिर से आकर के हमको गुलाम बना लेगा, कोई फिर से आएगा और आकर के हमको गुलाम बना लेगा, जैसा कि अंग्रेज ने पहले किया था व्यापार के नाम पे। तो हमने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को बंद करके रखा। 1990 के दशक तक जाते जाते, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर से ये जो उनकी कॉलोनियल सिस्टम था, इनकी इंपेरियल पॉलिसी जो थी, ट्रिपल जी पॉलिसी जो थी, गुड गोल्ड ग्लोरी, ये जब खत्म होने लगी, गोल्ड गोल्ड ग्लोरी का मतलब आप समझते हो? जो वेस्टर्न वर्ल्ड था हमारा, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके 3 पॉलिसीज पे वो काम करते थे, गोल्ड, गोल्ड एंड ग्लोरी। गोल्ड मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, गोल्ड मतलब उस एरिया की सारी विरासत को खींच लाना, और तीसरा ग्लोरी मतलब ये ऊपर के दोनों काम करने से हमारी व्यवस्था बढ़ेगी, हमारी ग्लोरी होगी, हमारी ख्याति बढ़ेगी। तो 1990 के दशक तक आते आते चीजें ऐसी हो गई थी कि पूरा जो विश्व था, वहां के सारे देश लगभग आजाद हो चुके थे, सारे देश लगभग आजाद हो चुके थे। तो उस टाइम पे क्या था, ऐसा सीन नहीं था कि अब कोई फिर से गुलाम बना लेगा। तब जाकर के 1990 में हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए, और इन रिफॉर्म्स के आते आते, इन चीजों के साथ साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, इस एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो सिर्फ हमारा भरोसा था, वो कम होने लगा, और इस भरोसे के कम होते होते दूसरी चीजें बढ़ने लगी। दूसरी चीजें बढ़ने लगी, कौन कौन सी चीजें? हम सर्विस सेक्टर में गए। इंडिया का आईटी कहां पर? कर्नाटका, बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर के अलावा हर जगह मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर आईटी हब्स बने हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बड़ा इंडिया का, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स खोले गए, ठीक है, खूब रिसर्च करी। तो इस तरीके से हम इन दोनों सेक्टर के ऊपर गए, और इन दोनों सेक्टर पर जाते जाते एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा वीक होने लगा। वो वीक नहीं हुआ, उसकी जरूरत भी थी, उसकी जरूरत भी थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि हमको अर्निंग इनसे भी हो सकती है। सिर्फ फसल पैदा करना ही अर्निंग नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करके भी कोई अर्न कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर आए थे, और इस तरीके से इन चीजों की शुरुआत हुई थी। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ओके। सेलिएंट फीचर बताता हूं मैं आपको इंडियन एग्रीकल्चर के। इंडियन एग्रीकल्चर के सेलिएंट फीचर क्या है, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारे देश की कृषि व्यवस्था की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है लो अमाउंट ऑफ लेबर। लेबर कॉस्ट कितना होगा? कम होगा। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना होगा? कम होगा। मतलब लेबर भी कम लगाना, इन्वेस्टमेंट भी कम करना, सिर्फ उतना प्रोड्यूस करना कि खुद का पेट भर जाए। हमारे देश के अंदर लगभग आज हम सभी, आप सभी बेटा, सभी लोग जानते हो, हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारा बैकग्राउंड कृषि से जुड़ा हुआ है। हम या किसी गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी जो हैं वो किसान हैं, हमारे दादाजी किसान थे, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का ताल्लुकात रहा था। बट सब कौन से थे? मिडिल क्लास मार्जिनल फार्मर्स। मिडिल क्लास मार्जिनल फार्मर्स थे हम। मतलब सिर्फ और सिर्फ हम उतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे कि हम खा सके। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग भी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर था। कहा जाता ना, साही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। मतलब हे भगवान, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना खाने के लिए दो कि मेरा कुटुंब हो, जो मेरा घर है, मेरा कुटुंब है, मेरा वंश है, उसका पेट भर जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे घर कोई अतिथि आए वो भी भूखा ना जाए। इस फिलॉसफी पर हमारा देश कब से काम करता आ रहा है ना? इस फिलॉसफी के ऊपर हमेशा हमारा देश कब से काम करता है। इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये कोई ट्रिक नहीं है। देश के किसानों के पास जमीन कम है इसलिए वो यहां पर लेबर कम लगाते हैं, जमीन कम है इसलिए वो इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, और जमीन कम है इसलिए इसके अंदर प्रोडक्शन कम होता है। तो पहला पॉइंट ये बोलता। दूसरा, मॉनसून डिपेंडेंट। हम इंडिया के अंदर 2 तरह का फसल लेते हैं। पहला
खरीफ, दूसरा रबी। पहली क्रॉप कौन सी? खरीफ क्रॉप। दूसरी क्रॉप कौन सी? रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप के अंदर क्या होगा? खरीफ क्रॉप के अंदर आपके आएगी वो फसल जो कि कब लगेगी? मॉनसून के साथ साथ। और रबी के अंदर वो जो विंटर के साथ साथ लगेगी। इसके बारे में क्रॉपिंग सिस्टम पूरा ब्रीफ में डिस्क्राइब करूंगा। तो अगर बारिश नहीं होगी तो मॉनसून वाली क्रॉप तो खत्म हो गई। अगर बारिश नहीं हुई तो जो मॉनसून की क्रॉप्स है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मक्का, ये तो खत्म हो गई। अगर कब? अगर वो नहीं हुआ तो। और वहीं अगर बारिश नहीं होगी तो बारिश के ना होने से नदियों में पानी नहीं भरेगा, और नदियों में पानी नहीं भरेगा तो जो रबी की फसल है वो भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर क्या होता बेटा, एक या तो बारिश से फसल होगी, और दूसरा या फिर अगर बारिश का पानी किसी डैम में इकट्ठा हुआ है, बारिश का पानी रिस रिस के जमीन के अंदर गया है, और जमीन के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ग्राउंड वाटर चार्ज हुआ, तब जाकर हमारी दूसरी फसल होगी। अब यहां पर दोनों नहीं होने वाली, तो इंडिया की क्रॉप मॉनसून डिपेंडेंट भी क्रॉप कही जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है मैकेनाइज्ड क्रॉपिंग। मैकेनाइज्ड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ था, उन सारी क्रॉप्स के लिए हमने नई नई टेक्निक्स को लेकर के आए थे। क्या टेक्निक्स होती है मैं आपको समझाता हूं, है ना, कि मैकेनाइज्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, किस तरीके से मैकेनाइज्ड क्रॉपिंग हमारे लिए हेल्पफुल होती है। मैकेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, आप अपनी खेती में ट्रैक्टर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ट्रैक्टर यूज करेंगे, सीड्रिल यूज करेंगे, कल्टीवेटर यूज करेंगे, रोटावेटर यूज करेंगे, प्लग यूज करेंगे, ये सारी चीजें आप यूज करेंगे। अब इससे क्या होता है, पहले खेती की जाती थी किससे? बेल से, है ना, जो बेल होता था उससे पहले खेती की जाती थी। अब जब बेल से खेती की जाती थी तो अगर ये इतना बड़ा खेत है ना, इसमें एक आदमी बेल चलाता था तो कितनी जगह कवर करता था? सिर्फ इतनी। और ये भी मैंने ज्यादा बता दी, सिर्फ इतनी जगह वो कवर करके आगे बढ़ता था। फिर अगला राउंड आता था, इतनी जगह कवर करके आगे जाता था, फिर अगला राउंड आता था। और इस बीच में अगर बारिश आ गई, तो ये बाकी का खेत खाली छूट गया। खाली छूट गया ना। जब से मैकेनाइजेशन हुआ तब से आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया? आपने स्टार्ट कर दिया ट्रैक्टर्स का यूज। अब ट्रैक्टर कितनी जगह कवर करता है? ये मैं खुद ही चला रहा हूं इस ट्रैक्टर को, ये यहां से लेकर ये यहां तक इतनी जगह कवर कर रहा है। मतलब आपके खेत को ट्रैक्टर एक बार में कितना कवर कर लेगा? ये इतना, एक राउंड में जाने में, दूसरे राउंड में आने में, फिर तीसरा राउंड, चौथा राउंड। अब ये इतनी जगह तो कवर कर ही रहा, दूसरा स्पीड से चल रहा, तीसरा कोई थकने का सीन नहीं है। ठीक है, तो इस मैकेनाइजेशन के कारण क्या हुआ, खेती आसान हुई। खेती आसान हुई, ज्यादा हद तक करने लगे। बारिश के आने से पहले पूरी खेती कंप्लीट हो जाती थी। सोयाबीन कॉटन जैसी जो क्रॉप्स थी बारिश के आने से पहले लग जाती थी। क्यों? क्योंकि स्पीड से काम चलता था। ट्रैक्टर में मौसम को देखकर हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं। ठीक है, बेल से हम जमीन को सिर्फ और सिर्फ कितना, थोड़ा सा खोद सकते, बट वहीं ट्रैक्टर के दम पर हम 2-2 फीट की जमीन को हम निकाल निकाल के बाहर ला सकते। तो क्या हुआ था, प्लगिंग और इन सारी चीजों के कारण, मैकेनाइजेशन के कारण इंडियन एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा सहूलियत आई। पर इसका नुकसान भी क्या हुआ? इसका नुकसान मैं आपको एक छोटे से तौर पर बताता हूं, एक बेसिक सी कहानी बताता हूं। मैं मेरे खुद की कहानी बताता हूं, मेरे गांव की कहानी। एक छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंदर मेरा। वहां पर क्या हुआ था बेटा कि 1999 की बात है, 1999, है ना। उस टाइम पे क्या था कि जब हमारे यहां गांव में जब गाय बछड़े को जन्म देती थी, गाय ने जब बछड़े को जन्म दिया था, तो उस बछड़े के जन्म के साथ साथ क्या होता था, पूरे गांव में प्रसाद बांटते थे लोग। क्या बोलकर? ये बोल करके कि ये बछड़ा आगे जाकर बैल बनेगा, खेती में काम आएगा। तो गांव में प्रसाद बांटी जाती थी, इतना शुभ माना जाता था। फिर आया आगे का दशक, हालांकि ट्रैक्टर और ये इंडिया के अंदर 1960 से चल रहे, बट मार्जिनल फार्मर्स के पास, किसानों के पास ये चीजें 2005, 2010, 2012 के बाद आई है। ठीक है, तो 2010, 2012 के बाद क्या होगा, सब लोगों के पास आ गए ट्रैक्टर। अब जब सभी लोगों के पास ट्रैक्टर आ गए, तो वो जो बेल, वो जो बछड़ा जिसके जन्म पे आपने प्रसाद बांटी थी, ये बोल करके आगे जाकर के बेल बनेगा। अब उस बछड़े का क्या काम, बेल का क्या काम? तो क्या करते उनको खाली छोड़ देते। जब तक गाय दूध देती है
तब तक अपने बच्चे को साथ रखते, और जैसे गाय ने दूध देना बंद किया उसके बच्चे को भगा देते। गाय को तो रख लेते क्योंकि गाय तो आगे भी फिर दूसरा बच्चे को जन्म देगी और फिर दूध देगी, बट ये बछड़ा किस काम का, कोई काम का नहीं वहां पर, तो उस बछड़े को भगा देते। फिर ये कहां मिलते हैं आपको, सड़क के पास, रोड के पास, सड़क के पास, रोड के पास, और आप जब बस से जाओगे तो बस के सामने आके खड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। ट्रक के सामने सुबह से आप देखोगे ठंड के दिनों में कई सारे बेल टूटे मरे पड़े मिलेंगे रोड पे। क्यों, क्यों स्लॉटर हुए हो, क्यों मर गए हो, कट गए, चुरा गए ट्रक उसके नीचे एक्सीडेंट में, क्योंकि अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। और यही होती है इंसान की सबसे बुरी बात, वो सिर्फ तब तक चीजों को पसंद करता है जब तक कि वो उसके काम की होती है। जैसे ही उसने एक ऑल्टरनेट ढूंढा, हाउ गुड यू आर डजेंट मैटर, बट ऑल्टरनेट इज ऑलवेज देयर। इस बात को हमेशा याद रखना, आप किसी के लिए कितने अच्छे थे कभी भी फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको कोई और अच्छा मिल गया तो आपका खेल खत्म। सेम टू सेम कंडीशन किसान ने ट्रैक्टर और बैल के साथ किया। तो ये मैकेनाइजेशन के कुछ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं बेटा, हर बार हम इस बात को जानते हैं, और उन दोनों पहलू में से ये एक है। इसके बाद आता कमर्शियल फार्मिंग। हम सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड नहीं है। इंडिया के अंदर कई सारे जगह ऐसी जहां पर कमर्शियल फार्मिंग होती, जैसे कि बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका, वहां पर कॉफी का कल्टीवेशन होता है। कॉफी आप सभी लोग पीने जाते हो, हैविंग कॉफी इज अ वेरी गुड थिंग, और अगर आप अच्छे इंसान के लिए साथ कॉफी पियो तो वो तो और अच्छी बात है। तो कॉफी सब पीते हैं, कॉफी पीने भी जाते हैं, बट क्या आपको पता वो कौन सी क्वालिटी की है, अरेबिका, रोबुस्टा, पता करना इस बारे में, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो। तो बाबा बुदान हिल्स के ऊपर इंडिया की बेस्ट क्वालिटी की कॉफी प्रोड्यूस की जाती है। दार्जिलिंग हिमालय के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, दार्जिलिंग हिमालय के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर इंडिया की सबसे कॉस्टली चाय लगाई जाती। कॉस्टली चाय मतलब जानते हो आप, 1 किलो चाय की कीमत 1 लाख रुपए। जो हम 1 किलो चाय का पैकेट लेकर आते हैं ना, उसकी कीमत कितनी, एक चाय के किलो की कीमत, 1 किलो चाय की कीमत 1 लाख रुपए। तो ऐसी कमर्शियल क्रॉप भी लगती, साथ साथ सुगर केन, गन्ना। गन्ना भारत की इंडिजीनियस क्रॉप है, भारत में पैदा हुई, भारत से ही बही, ठीक है। इंडिया विश्व में दूसरा नंबर पे आता आज, टॉप पर ब्राजील है। तो कितना सुगर केन का कल्टीवेशन होता है। ये सब कमर्शियल क्रॉप्स है, ये खाने के लिए नहीं बनी, इतनी खाने के लिए नहीं बनी, मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि आप गन्ने को खा नहीं सकते हो, खा सकते हो, बट आप उसको खा के पेट नहीं भर सकते हो। उसका एक कमर्शियल यूज है शुगर फैक्ट्री के अंदर, है ना। तो इस तरीके से बनी। फिर आती है फूड ओरिएंटेड क्रॉप, तो ये तो एकदम पॉइंट है इंडिया का। फूड ओरिएंटेड क्रॉप के अंदर क्या होता बेटा कि आई एम सॉरी, फूड ओरिएंटेड क्रॉप के अंदर क्या होता है, जैसे वीट, वीट मतलब गेहूं। वीट लगभग देश के लोग आज गेहूं की चपाती खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, ठीक है। कुछ आदिवासी होते हैं वो मक्का की रोटी खाते हैं, कुछ लोग होते जो बाजरे और ज्वार की रोटी खाते, और कुछ लोग होते जो रोटी नहीं खाते, चावल के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते। तो इंडिया के अंदर जो क्रॉप्स लगाई जाती है, एक किसान होगा, वो कितना ही बड़ा मैकेनाइज्ड फार्मर हो, कितना ही बड़ा किसान हो, बट वो अपने खाने के लिए एक खेत के अंदर फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स लगाएगा। बात समझ में आ गई। तो इंडिया के अंदर हमेशा फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स को तवज्जो दिया जाता है, समझ रहे हो। कि जैसे घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे, तो गांव में क्या करते लोग, छोटे छोटे बच्चों के लिए खेत के अंदर मक्का फेंक देते ताकि मक्का उगाएगी ताकि छोटे बच्चों को भुट्टे खा लेंगे, है ना। तो फूड ओरिएंटेड रहते हैं। तो ये सेलिएंट फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर के। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इंडियन एग्रीकल्चर के कौन कौन से सेलिएंट फीचर है, उनमें से एक नहीं था, ठीक है। तो ये बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते बेटा। अब कुछ रिफॉर्म्स की बात करता हूं। क्रॉप्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ रिफॉर्म्स को बताता हूं आपको, जिनको बोला जाता है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है कि जो जमीन होती है उसमें कैसे रिफॉर्म्स किए गए, उनको हम सॉरी उनको हम लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सल्तनत का दौर था, सल्तनत का दौर था मतलब कि 1206 से लेकर के तो 1526 तक। 1526 जब बाबर ने अटैक किया था इब्राहिम लोदी के ऊपर, तो इब्राहिम लोदी से पहले लोदी खानदान का एक सुल्तान था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका नाम था गजह सिकंदरी।
तो गजा सिकंदरी को यूज किया जाता था जमीन को नापने के लिए। उसमें क्या होता था, बड़े बड़े बांस होते थे और उन बांस के जो जैसे एक बांस, इस बांस के यहां पर एक लोहे की चेन लगी होती थी, छल्ला और एक चेन, ये चेन, ताकि इसको डाइवर्ट किया जाए। फिर ये बांस, फिर इसके दोनों तरफ लोहे का छल्ला और एक चेन, फिर ये बांस, फिर ये लोहे का छल्ला, ये चेन, फिर ये बांस, ऐसे इनको कनेक्ट करके जोड़ा जाता था। मतलब एक लंबा सा बांस जिसको अगर मोड़ना हो तो आगे जाकर थोड़ी सी चेन लगी थी लोहे की। इससे क्या करते थे, जमीन को मेजर करते थे। ठीक है, इससे क्या करते थे, जमीन को मेजर करते थे। फिर इनके बाद कौन आए, एक बहुत महान शासक आए थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए थे, जिन रिफॉर्म्स को आज तक भारत सरकार यूज कर रही। नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आए, शेरशाह सूरी ने कई सारी चीजें बनाई, दीवाने कोहली जैसे कई सारे डिपार्टमेंट बनाए जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देते थे। खेतों में पानी देने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं की गई, खेतों के किनारे पेड़ लगाए ताकि किसान वहां जाकर के बैठ जाए। इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। तो गजा सिकंदरी, शेरशाह सूरी, फिर इनको जो अकबर थे, अकबर के दीवान थे, दीवान टोडरमल, उन्होंने सारी की सारी चीजों को यूज किया, कुछ कुछ चेंज किए। फिर आई अंग्रेजी हुकूमत। अंग्रेजी हुकूमत ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया टैक्स कलेक्ट करने के ऊपर। तो अंग्रेजों ने 3 तरह के टैक्स लगाए, 3 तरीके से टैक्स लगाए। पहला टैक्स था जमींदारी, दूसरा टैक्स था महलवाड़ी और तीसरा टैक्स था रैयतवाड़ी। तो जमींदारी कर में क्या होता था कि पूरे गांव का जितना भी टैक्स बन रहा है उस टैक्स को एक जमींदार आपसे आकर के कलेक्ट कर लेगा, और ये जमींदार किसको दे देगा, अंग्रेजी हुकूमत को, ब्रिटिशर्स को। तो इन पीजेंट्स की क्या हालत हो रही है, किसान, इन किसानों की क्या हालत हो रही है, ये इस बात से अछूते थे अंग्रेज। क्यों? क्योंकि बीच में कौन है, जमींदार। तो जमींदारी सिस्टम जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार वाले रीजन के अंदर चलता था, यहां पर जमींदार मालगुजार जो थे वो क्या करते थे, जमीन के ऊपर जाते थे, तोजी लेते थे, टैक्स लेते थे। और अगर आप टैक्स नहीं देते थे तो जो लोहे के पत्थर, जो पत्थर होते हैं ना एकदम, वो पत्थर धूप में रहते थे और उन धूप में नंगे पैर उन पत्थरों के ऊपर पूरे दिन भर खड़ा करके रखते थे। दैट इज द जमींदारी सिस्टम। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो आपके प्रोडक्शन का लगभग 90% आपको टैक्स के तौर पर देना पड़ता था। इसको, जमींदार को। वो जमींदार इसमें से लगभग 50% किसको देता था, सरकार को, 40% खुद रखता था। जमींदार के बाद दूसरा सिस्टम चालू हुआ था, रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता किसान। तो रैयतवाड़ी सिस्टम चालू हुआ था कहां पर, साउथ इंडिया के अंदर, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर। तो वहां पर तमिलनाडु, चेन्नई वाला जो रीजन है, ठीक है, कर्नाटका वाला जो रीजन है, आंध्र प्रदेश का सदर्न पार्ट, उस रीजन के अंदर जो सिस्टम चालू किया गया था उस सिस्टम को बोला जाता रैयत। इसमें किसान डायरेक्टली जाकर ब्रिटिश सरकार को टैक्स देता था, इंटरमीडिएटर्स का काम खत्म था। तीसरा आता था आपका महलवाड़ी, कि पूरा गांव के किसान अपना टैक्स एक साथ कलेक्ट करते थे और फिर मिलकर सरकार को दे देते थे। तो यहां तो पर्सनल लेवल पे आप जा रहे हो, यहां पूरा गांव मिलकर एक साथ हेवी अमाउंट सरकार को देता था। तो महलवाड़ी कहां चलता था, पंजाब वाले इलाके के अंदर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का उत्तरी इलाका, इन एरिया के अंदर, राजस्थान का उत्तर पूर्वी इलाका, यहां पर चलता था कौन सा आपका, महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी पंजाब तरफ, जमींदारी बंगाल तरफ और रैयतवाड़ी मद्रास तरफ, यहां पर ये चीजें चलती थी। ये था टैक्स कलेक्ट करने का तरीका बिफोर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। 1947 15 अगस्त, इन द मिडनाइट आवर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, देश आजाद हो गया। और जब देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो उस संविधान का सबसे पहला संशोधन बना, सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लैंड रिफॉर्म। सबसे पहला अमेंडमेंट आया, उसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स किए गए, और उन लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहला काम किया गया था अबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो ये जो जमींदार थे बीच में, इनको हटा फेंका भारत सरकार ने सबसे पहले संशोधन के साथ साथ। ये हुई शुरुआत। फिर लैंड रिफॉर्म्स में दूसरा काम क्या किया गया, पहला तो ये बता दिया आपको, अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, जो भी जमींदार थे उनको सबको निकाल के फेंक दिया गया। दूसरा काम यहां पर किया गया टीनेंसी रेगुलेशन। टीनेंसी मतलब पट्टे की जमीन पर आपका कितना अधिकार है और कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। टीनेंट मतलब किसान, तो टीनेंट को कितना पैसा देना पड़ता था, अपनी उपज का 75% भाग उस इंसान को देना पड़ता था जिस इंसान की जमीन के आकर वो काम करता था।
मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक मार्जिनल फार्मर हूं, मेरे पास कोई खेत नहीं है, मैं एकदम गरीब हूं, मेरे घर मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, मेरे फादर है, मेरी मदर है, ये सब है, और मैं एक किसान हूं जिसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई खेत नहीं। तो मैं क्या क्या करूंगा, एक जमींदार के पास जाऊंगा, जमींदार को बोलूंगा कि आपकी जमीन पर मैं खेती कर लेता हूं और मैं उस खेती का एक हिस्सा आपको दूंगा, एक हिस्सा मैं रख लूंगा। ये सिस्टम था। तो वो टीनेंसी रिफॉर्म में क्या बोलते थे सरकार, देश के आजाद होने के पहले, कि मैं उस जमींदार की खेत पर खेती करूंगा और मेरी खेती का 75% कमाई किसको दूंगा, जमींदार को। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर चेंज करके कर दिया इसको 20 to 35%, डिपेंड्स कि लैंड कैसी है। अगर बंजर है तो आपकी उपज का 20% आप किसान को दो, जमींदार को। अगर जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है कि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा, तो आपके प्रोडक्शन का आप 35% जमींदार को दो। ये था टीनेंसी रिफॉर्म। फिर आ गया ए सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। ए सीलिंग का मतलब क्या था कि जो जमीन थी, कुछ किसानों के पास बहुत ज्यादा थी और कुछ के पास बिल्कुल नहीं, तो सरकार ने जिनके पास बहुत ज्यादा थी उनसे छीनी और जिनके पास नहीं थी उनको दी। तो जिनके पास एम्पल अमाउंट में जमीन थी उनसे लेकर के जिनके पास जमीन नहीं थी उनको ट्रांसफर की गई। इसको किया गया था सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। जितनी भी लैंड होल्डिंग्स थी उनको छीन लिया गया। जिनके पास जो भूस्वामी ज्यादा थे, बड़े बड़े थे, उनसे जमीन ले लेकर जिनके पास कम कम जमीन थी उनको बांट दी गई। इस तरीके से काम किया गया था। तो ये था लैंड रिफॉर्म्स। भारत देश के आजाद हो जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स हुए। और जब देश आजाद नहीं था उससे पहले कैसी कंडीशन चल रही थी, मैंने आपको मिडाइवल हिस्ट्री सब तक की बता दी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा, ओके। तो यहां पर ये वाला पार्ट हमारा होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा क्रॉप्स। अब इसके बाद स्टार्ट होगा क्रॉपिंग सीजन और क्रॉप्स। उसको मैं अगले लेक्चर के अंदर कराऊंगा, क्योंकि मेरे को बार बार खांसी आ रही, बार बार रुकना पड़ रहा। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको क्रॉपिंग सिस्टम पूरा करा दूंगा, और क्रॉपिंग के बाद इंडिया की क्रॉप्स और इंडिया की इंडस्ट्री और मिनरल्स, ये सारी चीजों के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर लेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयारी करना बेटा, खूब तरीके से मेहनत करना, रिवाइज करना, एक एक चीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।